हैं, इसका कारण वो कम से कम ढूंढे। धन्यवाद। श्री दीपेंद्र हुडा। धन्यवाद सभापति महोदय। धन्यवाद सभापति महोदय। आज मैं इस बजट और फाइनेंस बिल के समर्थन में बोलने के लिए आपके समक्ष खड़ा हुआ हूं। जिस समय में ये बजट पेश हुआ, ये एक चुनौती का समय है। पूरे विश्व में जो आर्थिक संकट मंडरा रहा है, अभी वो संकट और गहराने की संकेत चारों तरफ से मिल रहे हैं। चाहे वो क्रूड ऑयल के प्राइस की बात हो, वो दिन हमारे पीछे हैं। यशवंत सिन्हा जी यहाँ पे बैठे हैं जब वे वित्त मंत्री थे, और क्रूड ऑयल का भाव विश्व के बाजार में $12 प्रति बैरल से $32 प्रति बैरल था। आज बहुत से विशेषज्ञ मानते हैं कि 2012 ये भी हो सकता है कि पीक ऑयल ईयर, यानी कि ऑयल प्रोडक्शन अपने हाईएस्ट पॉइंट पे 2012 में पहुंच चुकी है और आगे ऑयल प्रोडक्शन धीरे धीरे कम हो। एक तरफ ये है, दूसरी तरफ यूरोजोन क्राइसिस है, सॉवरेन डेट क्राइसिस वहां पे, जो कि और भी गहराने का काम हो रहा है। वहां पे स्पेन भी क्राइसिस की तरफ जा रहा है, डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। चारों तरफ जब इस तरह की विश्व में परिस्थितियां बनी हुई हैं, हमारे देश में जब बजट की हम बात करें तो मेरा मानना है पिछले 3 वर्षों में जिस प्रकार से हमारे देश ने इस आर्थिक संकट को सहा है, ये बात सही है, चुनौतियां बहुत सी हैं, मगर आज भी हमारा देश विकास की तरफ बढ़ रहा है। विकास दर अच्छा है। जीडीपी का ग्रोथ रेट जो 7% के करीब इस साल हमारा आया है, अगले साल हमें उम्मीद है 7.5 तक पहुंचेगा। फूड इन्फ्लेशन, जो महंगाई की हम बात करें, अभी बहुत चिंता का विषय जरूर है, मगर उसमें मॉडरेशन कुछ हुई है, कुछ ना कुछ। मैं फूड इन्फ्लेशन मॉडरेट करने की में सफलता वित्त मंत्री ने पाई है। फिस्कल डेफिसिट की बात करें, फिस्कल डेफिसिट घट के 5% तक घटा के आगे का अनुमान दिया है। मुझे लगता है कि बहुत से लोग, बहुत जो क्रिटिक्स हैं, वो बहुत भयानक तस्वीर पेश करते हैं जब वो बजट की बात करते हैं, आज की आर्थिक चुनौतियों की बात करते हैं। मगर हमें सोचना चाहिए कि बहुत से देशों का फिस्कल डेफिसिट हमसे बहुत ज्यादा है और आज वे भी विकास की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है फिस्कल डेफिसिट से ज्यादा जो एक जरूरी आंकड़ा है, पब्लिक डेट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। हमारा पब्लिक डेट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी 2007 में जो 75% था, वो घट के 66% इस साल हो गया। ये एक बहुत शुभ संकेत है। आगे आने वाले समय के लिए मुझे लगता है ये आंकड़ा एक हमें भविष्य की आशा जरूर देता है। इसके साथ साथ मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं जीडीपी ग्रोथ पे केंद्रित हो गई। जितने भी एनालिस्ट हमारी इकोनॉमी को ट्रैक करते हैं, उनके लिए ये आंकड़ा सही हो सकता है, मगर एक सवाल हमें पूछना चाहिए, जो इस सदन में मैंने बहुत बार ये प्रश्न किया है, क्या जीडीपी ग्रोथ हमारे देश की इकोनॉमी को नापने के लिए सही आंकड़ा है कि नहीं है? मेरा ये मानना है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो 2 प्रिंसिपल्स पे चलनी चाहिए, उसके 2 गोल होने चाहिए। एक इन्फ्लेशन को कम करना और दूसरा जॉब्स क्रिएट करना। जनरेशन ऑफ जॉब्स एंड कंट्रोलिंग काउंटरिंग इन्फ्लेशन शुड बी ओनली 2 गोल्स दैट आर द इकोनॉमिक पॉलिसी शुड बी ड्रिवन बाय। हमें ये नहीं भूलना चाहिए सभापति महोदय कि 2020 तक हमारे देश में औसत जो उम्र होगी नौजवानों की, वो तकरीबन 30 साल होगी। 2020 तक हमें अपने देश में 10 करोड़ नए रोजगार के अवसर उत्पन्न करने पड़ेंगे अगर हम अपने देश की नई पीढ़ी को अच्छा भविष्य देना चाहते हैं। जितनी आज हमारे देश के अंदर बेरोजगारी है, उतनी ही बेरोजगारी पे अगर हम सीमित रखना चाहते हैं तो भी 10 करोड़ नए रोजगार के अवसर हमें 2020 तक उत्पन्न करने पड़ेंगे। इसका अर्थ क्या है? 10 करोड़ का मतलब है अमेरिका में कुल 10 करोड़ जॉब्स हैं, जो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। उतने जॉब्स हमें अगले 7 सालों के अंदर, 8 सालों के अंदर अपने देश में उतने जॉब्स क्रिएट करने। तो मैंने बार बार ये बात कही, आज भी मैं ये बात कहना चाहता हूं, हमारी ग्रोथ से जॉब क्रिएशन का मायना नहीं है, क्योंकि बहुत से सेक्टर ऐसे हैं जो हमारे ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करते हैं, मगर उनसे जॉब्स इतने नहीं बनते, रोजगार के अवसर उतने नहीं पैदा होते। ये आज मैं दोबारा से मांग करता हूं कि हमारे बजट के अंदर, जब भी हमारे वित्त मंत्री यहां पे बजट पेश करें, तो बजट में जीडीपी ग्रोथ, इन्फ्लेशन, इन सब फिगर्स के साथ साथ ये भी आंकड़ा जरूर सभा के पटल पे रखें कि पिछले वर्ष के अंदर, पिछले क्वार्टर के अंदर कितने रोजगार के अवसर हमारी नौजवान पीढ़ी के लिए देश के अंदर क्रिएट हुए। ये वो जरूर इस फिगर को रखने का काम करें। और ये मैं एक और आंकड़ा आपके सामने समक्ष रखना चाहता हूं। 1981 में ऑर्गेनाइज सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भारत सरकार का यह आंकड़ा है कि 8 मिलियन जॉब्स हमारे 1981 में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में थे।
जो बढ़ के 9 मिलियन हो गए 91 में, और 2009-10 में 12 मिलियन। तो एक तरफ तो हम विकास की बात कर रहे हैं, एक 81 से लेकर 2010 तक ऑर्गेनाइज सेक्टर में हमारे जो जॉब्स हैं, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया NSSO सर्वे, वो 8 मिलियन से बढ़ के केवल 12 मिलियन तक जॉब्स पहुंचे। ये कुछ चिंता का विषय है, खासतौर पर नौजवान पीढ़ी के लिए चिंता का विषय है, जो वो अपने भविष्य की बात करते हैं। ये अहम विषय इसीलिए भी है, अगले इन 7-8 सालों के अंदर इतने नौजवान जॉब मार्केट में आएंगे, अगर अब हमें उनकी तरफ हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी केंद्रित नहीं हुई, उनका हमने ध्यान नहीं रखा, तो वो सड़कों पे आएंगे। वो एक चर्न हमारे देश में आ सकता है, और उन नौजवानों की तरफ आज ध्यान देने की विशेष तौर पे आवश्यकता है। दूसरी बात, आज एक चिंता का विषय करंट अकाउंट डेफिसिट भी है। 3.5% जो पहुंचा है, मुझे लगता है जितने भी आज फंडामेंटल्स हमारे स्ट्रांग है, जिस सबसे वीकेस्ट फंडामेंटल अगर कोई हमारा है तो करंट अकाउंट डेफिसिट है, और उसका कारण हम सब जानते हैं, जो ऑयल इंपोर्ट है उस कारण है। आज भी मैं ये मानता हूं कि इस बजट के अंदर इसको कम करने के लिए बहुत से उपाय सुझाए गए हैं, सेविंग्स को बढ़ाने की बात की गई है, वो सब ठीक है मैक्रो इकोनॉमिक स्तर पे, मगर जो इसके पीछे जो फंडामेंटल कारण है, किस प्रकार से हम अपनी इकोनॉमी को ऑयल डिपेंडेंट इकोनॉमी से रिन्यूएबल डिपेंडेंट इकोनॉमी की तरफ लेके जाएंगे, उस संदर्भ में कुछ नहीं कहा गया। किस प्रकार से हम रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन के अंदर इन्वेस्टमेंट को लेके जाने के लिए, इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने के लिए क्या सहूलियतें देंगे, उस बारे में कुछ नहीं कहा गया। चाहे वो यूजर टैक्स क्रेडिट्स की बात हो, चाहे प्रोड्यूसर टैक्स क्रेडिट्स की बात हो, चाहे वो डायरेक्ट सब्सिडी की बात हो। अमेरिका के अंदर 10%, अगर कोई 100 मिलियन का सोलर प्लांट लगता है तो 10 मिलियन सरकार सीधा ग्रांट देती है। तो चाहे वो उसकी बात हो, चाहे जो इन्वेस्टर है उसको एक्सीलरेटेड डेट फाइनेंसिंग की बात हो, एक्सीलरेटेड डिप्रिसिएशन की बात हो, बहुत से ऐसे उपाय हैं जो हमें करने की तरफ देखना चाहिए। एक और बहुत महत्वपूर्ण विषय की तरफ मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। जो इन्वेस्टर है उसको एक्सीलरेटेड डेट फाइनेंसिंग की बात हो, एक्सीलरेटेड डिप्रिसिएशन की बात हो, बहुत से ऐसे उपाय हैं जो हमें करने की तरफ देखना चाहिए। एक और बहुत महत्वपूर्ण विषय की तरफ मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। आज हमारे देश में डिस्पैरिटी बहुत बढ़ रही है। जब से हमारी लिबरलाइजेशन हुई है, देश में पूरा फायदा हुआ है, मगर एक जगह जहां पे हमें नुकसान हुआ है, वो डिस्पैरिटी जो जीनी कोएफिशिएंट है, जो 10% सबसे अमीर लोग और 10% सबसे गरीब लोग, उनकी जब तुलना हम करें तो उनमें गैप बढ़ रहा है। पूरा हमारे देश को लिबरलाइजेशन का बहुत फायदा हुआ, मगर जीनी कोएफिशिएंट आज हमारे देश में 35% पे पहुंच गया है, जो कि 91 से बहुत हमारी एक परफॉर्मेंस खराब हुई। अभी एक मैं किताब पढ़ रहा था, जो किताब ब्रेकआउट नेशंस करके किताब आजकल चल रही है, वहां पे किताब पढ़ रहा था। उसमें एक आंकड़ा दिया जो मैं चौंक गया जब मैंने वो आंकड़ा पढ़ा। आंकड़ा क्या है? 55 जो सबसे अमीर लोग हैं इस देश के, उनके हाथ में 17% इस देश की जीडीपी उन 55 सबसे अमीर लोगों के हाथ में। यह सोचने वाली बात है। इस तरह की डिस्पेरिटी अगर चलती रहेगी तो आगे जाके क्या होगा? आज पूरे विश्व के अंदर एक मूवमेंट है, जो सबसे अमीर लोग हैं उन पे ज्यादा टैक्स लगाने की बात पूरे विश्व के अंदर ये बात आज चल रही है। आज अगर हम अमेरिका की बात करें, अमेरिका में वॉरेन बफेट का रूल बना है। वॉरेन बफेट रूल क्या है? अमेरिका में वॉरेन बफेट रूल ये है कि जो 1 मिलियन से ज्यादा, जो मिलियनेयर से ज्यादा जो है, उसके ऊपर ज्यादा टैक्स लगाने की बात अमेरिका में कही गई है। इसी प्रकार से जर्मनी के अंदर, फ्रांस के अंदर हमने देखा, फ्रांस के अंदर अभी सोशलिस्ट जो पार्टी वाले वो जीते, वो एक ही नारे पे जीते हैं कि जो ज्यादा वहां पे अमीर है उन पे टैक्स रेट बढ़ाया जाए। तो मैं भी आग्रह करना चाहता हूं कि आज हमारा बिनाइन टैक्स रिजीम है, उस दिशा में सोचा जाए। एक और बहुत महत्वपूर्ण विषय कृषि का विषय। मैं कृषि की जहां तक बात है, कृषि पे 2-3 सुझाव मैं रखना चाहता हूं। एक सुझाव कृषि पे, जहां तक कृषि की बात है, किसानों की बात है, उस पे एमएसपी को लेके हमने एक बहुत सुझाव कई बार हम देते रहे। जो सीएसीपी है, जब वो कैलकुलेट करती है, सीएसीपी जब कैलकुलेट करती है तो उसके बाद क्या हो कॉस्ट इनपुट्स में, एग्रीकल्चर कॉस्ट इनपुट बढ़े, सीएसीपी उसका ख्याल नहीं रखती। मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछले वर्ष जब डीएपी खाद का मूल्य बढ़ा, सीएसीपी ने उससे पहले ही अपना एमएसपी डिक्लेयर कर दिया था, मगर जब खाद का मूल्य बढ़ा तो उस वक्त किस प्रकार से हम डायनेमिकली जो एमएसपी है उसको बढ़ाया जाए, ताकि अगर खाद का मूल्य बढ़ाए तो किसान को उसके साथ साथ एमएसपी भी बढ़ा के दे। इस तरफ भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। एक बात जो फर्टिलाइजर से संबंधित है, ये मेरा इसके बाद आखिरी एक पॉइंट रहेगा। फर्टिलाइजर से संबंधित एक बात मैं रखना चाहता हूँ। आज सबसे बुरी स्थिति हमारी फर्टिलाइजर्स की, खादों की है। 2000 में चाइना और भारत
दोनों बराबर के फर्टिलाइजर प्रोड्यूस करते थे। आज चाइना हमसे 5 गुना ज्यादा फर्टिलाइजर प्रोड्यूस कर रहा है। फर्टिलाइजर प्रोड्यूस करने की तरफ हमें बढ़ना पड़ेगा। 60% खाद, आज चाहे वो डीएपी की बात हो, यूरिया की बात हो, एमओपी की बात हो, हमको बाहर से इंपोर्ट करना पड़ रहा है। जब 60% हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो बाहर जो कार्टल्स है पूरे देश में वो हमारे खादों का भाव तय कर रहे हैं। तो आज इस संदर्भ में जो न्यू यूरिया इन्वेस्टमेंट पॉलिसी आई है उसमें 12% पोस्ट टैक्स रिटर्न की बात की गई है, जो इन्वेस्टमेंट यूरिया की प्रोडक्शन में लोग करेंगे। मैं जानना चाहूंगा वित्त मंत्री से कि किस प्रकार से इसकी हम निर्धारण करेंगे। मैं आखिरी कंक्लूड करते हुए हरियाणा की तरफ से एक बात रखना चाहूंगा। जितनी भी स्टेट्स हैं हमेशा देयर इज अ बिग आयरनी एज फार एज फिस्कल रिसोर्सेज एंड फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी ऑफ स्टेट्स आर कंसर्न्ड। While states have more fiscal responsibility, they don't have fiscal resources. The Finance Commission has come up with a formula that 30% of total revenues should be devolved to the states. We demand that it should be 50%. So I'll give you the example of Haryana and I'll conclude, sir. Last point, sir, in Haryana, this year, Haryana has contributed as per tax revenues more than about 900 crores, more than the total tax revenues contributed by Punjab, Himachal, Chandigarh and Kashmir combined, Haryana one state alone. When we come to the contribution of tax revenues, but how much we get? We keep demanding, many of the demands from the state of Haryana are pending. One of the big demands, sir, is for example airport. Haryana अकेला एक राज्य ऐसा है पूरे देश में जिसमें अपना एयरपोर्ट नहीं है। जब टैक्स रेवेन्यू की कंट्रीब्यूशन की बात आती है सबसे ज्यादा हरियाणा करता है, मगर जब एयरपोर्ट की मांग की बात आती है बाकी सारे प्रदेशों के अंदर अपना एयरपोर्ट है। हरियाणा अकेला एक प्रदेश है जिसके अंदर आज तक अपना एयरपोर्ट का स्थापना नहीं हो पाई। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में जब कंट्रीब्यूशन की बात आती है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में पर कैपिटा सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री ग्रामीण कंट्रीब्यूशन में हरियाणा कंट्रीब्यूट करता है, मगर जब प्रधानमंत्री से ग्रामीण योजना से सैंक्शन की बात आती है तो सबसे कम हरियाणा में होता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि प्रदेशों को ज्यादा डिवॉल्व हो, रेवेन्यू का आधा पैसा प्रदेशों को मिले ताकि प्रदेश अपनी जरूरतें देख के अपने हिसाब से नीतियों का निर्धारण कर सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, बहुत बढ़िया। मैं आपका आकर्षण पूरे हाउस का